बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। आप सब गुड मॉर्निंग सीमल, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपको खैरियत से गुजरे और इसके साथ साथ ये खैरियत से गुजरे आइंदा चंद रोज़। ये हमारी दुआ है सिंध में, क्योंकि इस वक्त साहिल जो कि सिंध और बलूचिस्तान के इस वक्त वहाँ पर तूफ़ानी हवाएँ चल रही हैं और समुंदर में इस वक्त तूफ़ान है, जिसकी वजह से बारिशें तेज़ होने की पेशगोई की जा रही है। उसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जी, और इस सीज़न की ये तेज़ तरीन बारिशें होंगी। जो कहा जा रहा है कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से लेकर कराची में बरसेंगे बादल, और कराची वालों के लिए प्लीज़ ये हिदायत हैं कि अपना ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाएं। इस बारिश के पेश नज़र पहले से जो इक़दामात करने हैं वो करके रखें। ख़ास तौर पर अपनी गाड़ियाँ और जो व्हीकल्स हैं वो कोशिश करें कि किसी हाई एंड स्पॉट पर पार्क करें। अपने घरों का पानी फुल रखें। लाइट्स चूँकि चली जाती हैं, और लाइट्स जो चार्जेबल लाइट्स होती हैं उनको चार्ज करके रखें। अपने मोबाइल चार्ज करके रखें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आई थिंक कराची वाले अब सीख चुके होंगे, और ऐसे मौसम में उन्हें पता होगा कि हमें पहले से ये तमाम बिल्कुल, और ना सिर्फ कराची बल्कि ठट्ठा, बदीन और बलूचिस्तान के जो साहिल पर रहने वाले हैं सभी को एहतियात इस वक्त लाजिम है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस वक्त जो पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ले लें। ऑल्दो लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है, जो साहिल पर रहते हैं उनको इवैक्यूएट करने के साथ साथ उनको सेफ सिक्योरिटी दे दी गई है, मकामात पर पहुँचा दिया गया है। लेकिन फिर भी जैसे कि शहरों में ये मसला होता है कि अर्बन फ्लडिंग भी आ सकती है इस सिचुएशन में, तो उस हवाले से तमाम इंतजाम पहले कर लिए जाएँ और लोगों को एहतियात भी लाजिम। अल्लाह ताला अपने इज़्ज़ो-मान में रखिए जी सिंध और कराची को। ये जो तूफान और बारिशें हैं ये आराम से निकल जाएं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और प्रोटेस्ट की तरफ चलते हैं जो मुसलसल किया जा रहा है मेडिकल स्टूडेंट्स की तरफ से कि हमारे जो इंतखाबा जो एंटी टेस्ट हैं उसके लिए री पॉलिसिंग की जाए और चीज़ों को बेहतर किया जाए। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो कल टॉप ट्रेंड भी चल रहा था कि प्रोटेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर हाउस, और वहां पर अभी भी बैठे हैं। कल रात को झड़पें भी हुई, पुलिस के दरमियान लाठीचार्ज भी किया गया और बहुत से स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी कर लिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए, उनके साथ ऐसा रवैया कि उन पर लाठीचार्ज किया जाए, उन पर शेलिंग की जाए या उनको गिरफ्तार कर लिया जाए जबकि वो अपने एहतजाज के लिए। और ये एफएससी के स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल कॉलेज में जाके दाखिला लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपनी कुछ जॉब चाह रहे हैं, ये एक बेहतर तरीका कार चाह रहे हैं जिस पर उनको एडमिशन मिलना चाहिए मेडिकल कॉलेज में, और यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स के ऊपर इम्पोज किया जाए, क्योंकि उनका ये करियर है और उनके साथ वो जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका भी लाजिम है कि वो भी इस पर अग्री करें कि क्या सिस्टम है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर प्रोग्राम भी किया है कि क्या मसाइल हैं। आज भी हम इस पर तफसीलन बात करेंगे कि इशू क्या है। और इसके साथ साथ एक इशू और भी है ताजरान का। पीओएस सिस्टम के हवाले से जो एफबीआर और उनके दरमियान जंग जारी है, उसमें मुज़ाकरात हुए लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। आज ही हम उम्मीद करते हैं कि मामला हल हो जाए ताकि कल से रूटीन में वापस लोग ताजिर अपनी दुकानों में जाएं, कारोबार करें, ना कि उनको जाके इस तरह से ताजिर और एफबीआर जो है वो आमने सामने है। और तीसरी तरफ जो एक अहम मसला जो आवाम को बराह रास्त मुतासर करने जा रहा है, 1 अक्टूबर से एक बार फिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि समरी जो इस साल की गई है पेट्रोल प्राइसेस में वो 5 से 6 रुपए है कि इजाफा किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर से बढ़ेंगी और महंगाई का एक और बॉम्ब जो है वो आवाम पर। आपको याद है जब समरी भेजी गई थी 1 रुपए की तो बढ़ा दिया गया था 5 रुपए, तो इस दफा उन्होंने पहले ही 5 रुपए की समरी भेजी गई। अगर दोबारा से 5 रुपए की एडिशन हो जाए तो फिर लोग ये ना कहें कि जी समरी तो 1 रुपए की थी, लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ा बॉम्ब हो सकता है आवाम पर, क्योंकि महंगाई इससे बहुत ज़्यादा एक दफ़ा फिर बढ़ेगी। ऑलरेडी डॉलर की वजह से जितना ज़्यादा महंगा हुआ है और उसकी वजह से जो तारीख की बुलंदी सतह पर है उसकी वजह से बहुत मसाइल ऑलरेडी आवाम फेस कर रही है। और आपको याद होगा पिछले 2 से 3 रोज से जो हम मुसलसल सेगमेंट कर रहे हैं कि डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, और ये इंडिकेट किया जा रहा था कि पेट्रोल एक बार फिर से बढ़ेगा। और उसके जो एक बड़ा शानदार डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि महीने में 2 बार रिवाइज की जाएंगी, तो 15 तारीख को भी ऐसा ही बॉम्ब गिराया जाता है और फिर 1 तारीख को भी, और आज भी ऐसा ही होने जा रहा है। जी समरी तो इस साल कर दी है, अब देखें कि हुकूमत के रहमो करम पर है कि वो कितने रुपए इजाफा करता है, या एहसान करते हुए ये स्टेटमेंट जारी कर देंगे कि 5 से 6 रुपए की समरी आई थी, हमने 2 से 3 रुपए बढ़ा दिए। बहरहाल बड़ा एहसान हुकूमत ने डिसाइड कर 5 रुपए की समरी थी और 2 रुपए बढ़ाया गया, ये एहसान होगा। क्योंकि ऐसे पहली दफा भी पहले भी ऐसा होता है कि अक्सर कहा जाता है समरी जी 6 रुपए की थी, हमने 2 रुपए बढ़ाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2 रुपए भी ना बढ़ें, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत लोग परेशान हैं, ऑलरेडी बहुत महंगाई का जो तूफान आया हुआ है उसको थोड़ा थमाएं, ना कि उसमें मजीद इजाफा करें। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आज हम सियासी बातें भी करेंगे जी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, और इसके साथ साथ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के जवाब भी आ रहे हैं हुकूमती साइड से। क्रिकेट के हवाले से भी आज बात करेंगे, और भी बहुत कुछ है जो आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम पर। नजर डालते हैं छोटे मियां इंटरनेशनल सादिक और अमीन। 1 अक्टूबर से 8 अजला में पाबंदियों में नरमी का ऐलान।
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से माफी मांग ली। एंट्री टेस्ट के दोबारा शफाफ इनेकाद के लिए तुलबा का एहतजाज। ताजिर और एफबीआर आमने सामने। बागों का शहर कचरा कुंडी में तब्दील। ये था आज का कायदा। आगाज करेंगे और सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब की जो कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने काफी कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तहकीकात के लिए बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को दरख्वास्त दी और अब कहते हैं कि हमने दरख्वास्त ही नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि 48 घंटे से मुसलसल आवाम को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। 9 दिसंबर 2019 को शहजाद सलीम अकबर एनसीए के हुकाम से मिले, करप्शन, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग का पस मंजर भी बताया और कहा कि मुमकिन तहकीकात में तमाम ताउन करेंगे और अब कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, 24 न्यूज़ के एक अहम हिस्सा हैं। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम जानेंगे कि ये तमाम जो सिचुएशन है इस वक्त क्या देखते हैं। सलीम बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बुखारी साहब, ये बताइएगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कल एक बड़ी ज़बरदस्त, एक बड़ी तफसीलन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो जब मैं देख रहा था तो कॉन्फिडेंट वो बड़े नज़र आए, लेकिन साथ ऑब्वियसली जो हुकूमत है वो बयान भी देती है उसके अगेंस्ट, लेकिन जो इंटरनेशनल सादिक और अमीन टॉप ट्रेंड चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट क्या वाकई इतना है या फिर नून लीग ज़्यादा इसको ओवररेट कर रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लंदन में जो कुछ हुआ है, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनकी जो रिपोर्ट है जो उन्होंने कोर्ट में सबमिट की है, अगर उसको उसकी लेटर एंड स्पिरिट में देखा जाए तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि सलमान शरीफ साहब जो हैं और शहबाज शरीफ साहब खुद दोनों, इनको एग्जोनरेट किया है उन्होंने उन तमाम चार्जेस से जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन पर लगाए गए थे। ये हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर एक एम्बैरसिंग डेवलपमेंट थी जिसको अब कवर करने के लिए शहजाद अकबर साहब भी लगे हुए हैं, बाकी वज़रा भी लगे हुए हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि अगर आप उस इन्वेस्टिगेशन की पूरी डिटेल में जाएं, जो खास तौर से कल उन्होंने वीडियो के ऊपर भी उसके पेपर्स भी दिखाए और तफसील के साथ बताया भी, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मलबा डाला जा रहा था इन दोनों बाप बेटे के ऊपर, उससे तो उनको एग्जोनरेट किया गया है और एक ये बहुत बड़ी मॉरल फतह है उनकी। और उसके ऊपर जिस तरह के रिएक्शन हम हुकूमत का देख रहे हैं तो लगता यूं ही है कि जैसे वो सिर्फ कवर अप करने के लिए मुसलसल जो है बहुत सारी कंपेन की तरह से उनके बुजुर्ग वगैरह बोल रहे हैं। लेकिन ये बात अब बिल्कुल तय है कि उसका काफी सारा असर होगा जो केसेस यहाँ पर चल रहे हैं। इसलिए कि तफसील में अगर आप जाएं तो पता चलता है कि नैब जो है वो पूरी तरह से उस केस में इन्वॉल्व रही है, उसके ऑफिसर के वहां पर उन लोगों से मिलते रहे हैं और जितने भी अकाउंट्स थे उनके, चाहे वो पाकिस्तान में थे, चाहे वो दुबई में थे, चाहे वो लंदन में थे, उन सब की बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की गई है और इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पैसा नहीं है। मेरे ख्याल से पॉलिटिकली और मॉरली इसका बहुत फायदा पहुंचेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को, खासतौर से शहबाज शरीफ और उनके बेटों को। बिल्कुल सही। सलीम बुखारी साहब, वैसे ये बड़े अचंभे की बात है कि जब आप पाकिस्तान में केस चलाते हैं तो आप शहबाज शरीफ से सवाल पूछते हैं कि सलमान शहबाज के असासे कहां से आए, और अगर सलमान शहबाज क्लियर हो जाते हैं तो शहबाज शरीफ क्यों बरी हो गए, ये सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये यू टर्न कहीं ना कहीं नजर आता है हुकूमती बयानात में। देखिए, बहुत सारी बातें हैं इस हवाले से सिमन, खास तौर से अगर आप देखें ब्रॉडशीट का मामला जो हुआ था, जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग आवाम के टैक्स मनी को वहां पर अब्यूज किया गया है, बिल्कुल ओपनली अब्यूज किया गया है, जो वहां पर जुर्माना दिया गया है, उस सब कुछ का नतीजा ये निकला कि आम आदमी को ये समझ आ रही है कि जी को 5 से 15 अरब रुपए खर्च कर दिया गया और रिकवरीज 33 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो ये तो एक मजाक है इस हवाले से भी। और खास तौर से आपको लगता है कि नून लीग के बयानिए, खासतौर पर शहबाज शरीफ के बयानिए को तकवीयत मिली? मुझे याद है वजीर आला जब वो थे तब भी कहते थे एक धेले की रिश्वत या करप्शन भी साबित कर दे मैं सियासत छोड़ दूंगा। कल उन्होंने कहा कि अगर मरने के बाद करप्शन साबित होगी तो खंबे पे लटका देना। तो वो जो ये इमोशनल बयानात नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके बयाने की तस्दीक हो गई है। देखिए, 3 साल से ये हुकूमत लगी हुई है ये साबित करने के लिए कि पीएमएलएन की हुकूमत चाहे मरकज में थी चाहे पंजाब में थी, उसने सिवाय करप्शन के कुछ करके दिया ही नहीं है। लेकिन आप देख लें कि जो मुल्की अदालतें हैं उसमें भी 3 साल से कुछ साबित हो गए नहीं दे रहा, और जो इंटरनेशनल है तो आपने अब ये देख ही लिया है। देखिए, आपको याद होगा एक डेविड रोज ने स्टोरी लिखी थी एक डेली मेल में,
उसके हवाले से भी पहले ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये सच है और देखें इसको चैलेंज नहीं किया जा रहा। फिर शहबाज शरीफ साहब ने जाके लंदन में उसको चैलेंज किया तो आज तक वहां पर पेश नहीं हो रहा। ना वो ने कहा हुआ है, ना वो जो डेविड रोज साहब जो है वो अपना कोई सबूत लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो पूरी ये कैंपेन थी विच हंट, उसको हुकूमती सतह पर बहुत नुकसान पहुंचा है और PMLN की लीडरशिप के लिए यकीनी बहुत बड़ा प्लस है। डेफिनेटली सलीम बुखारी साहब। और जब फवाद चौधरी साहब ने कल ये कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब से जब यहाँ पर पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सुलेमान शहबाज के पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ पर इंग्लैंड में अगर सुलेमान जो है क्लियर हो गए हैं तो फिर वो शहबाज से कैसे कनेक्टेड है। अब ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट तो बयान दे रही है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो बड़ा नेगेटिव जा रहा है। उसकी वजह से नैब की भी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है और गवर्नमेंट का जो FIA को बीच में डालना, उससे भी ऐसे वो उन्होंने कल ये भी कहा कि ऐसे लगता है यहाँ पर तो फिक्स मैच खेला जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने लेटर लिखा, इनसे दरियाफ्त किया इसके हवाले से कि जी मनी लॉन्ड्रिंग के क्या केसेस आपके पास है और क्या सबूत है, तो जो तफसील फराहम की गई उसमें सलमान शहबाज शरीफ का तो हल्का सा जिक्र है, बाकी सारी तफसील उसमें दर्ज की गई शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स की और जितनी एलिगेशन उन पर यहाँ लगी हुई वो सारी जो है एक पूरी लंबी चौड़ी तफसील है जो वहां भेजी गई। और उन्होंने उस सब को प्रोब किया है, लिहाजा इसमें मेरे ख्याल से कोई शुबा बाकी नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेशन नेशनल क्राइम एजेंसी ने की है उसने तो एग्जोनरेट कर दिया है शहबाज शरीफ साहब को भी मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम चार्जेस से, इसलिए कि उनके जो लंदन में अकाउंट्स थे पहले वो भी देखे गए हैं, जो दुबई में अकाउंट्स थे वो भी देखे गए हैं, जो पाकिस्तान में अकाउंट्स थे वो भी देखे गए हैं। और वो अगर कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि इसमें कोई एलिमेंट मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है तो मेरे ख्याल से क्रेडिट मिलना चाहिए उनको। इस हुकूमत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, प्रोपेगेंडा कैंपेन जितनी मर्जी चल जाए, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये PMLN के लिए एक मॉरल विक्ट्री है। बिल्कुल एक मॉरल विक्ट्री है जिसको वो बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ऑन ऑल द पिचेस एंड ऑन ऑल द ग्राउंड्स। कल शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ लाइटर नोट की वीडियोस भी सामने आती रही जिसमें शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हाई फाइव कर रहे थे इंटरनेशनल सादिक और अमीन कहलाए जाने पर। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो ही चल रहा है, मीडिया भी वही चला रहा है, जजेस भी वही बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी वही बोल रहा है। और फिर हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में कोई इख्तलाफात नहीं है, वो इसको भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन डिफरेंट स्टेटमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म्स। क्या आपको लग रहा है कि ये क्लियर हो पाएगी? देखिए, हम जब से ये हुकूमत आई है और खास तौर से इसके जो बड़े मेजर स्पोक्स पर्सन हैं, शेख रशीद साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं और फैजुल हसन चौहान साहब हैं, ये सब ये कोई मीन में से शीन निकाल रहा है, कोई शीन में से नून निकाल रहा है, कोई बे निकाल रहा है, अलिफ बे, वो पूरा जो अल्फाबेटिकल पार्टियां उन्होंने बनाई हैं वो आज तक तो कहीं नजर आई नहीं है। और कल का जो मुजाहरा है खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मरियम नवाज से मुलाकात है और उसमें जो कुछ कहा गया है उसमें तो हमें कोई नून मीम शीन निकलती दिखाई दे ही देती है। और दूसरी बात ये कि एक जो कोशिश की जा रही थी ये साबित करने की कि शहबाज शरीफ का बयानिया कुछ और है, नवाज शरीफ का और है, और अब तो ये भी कहा जा रहा था कि मरियम नवाज का कोई और है। तो कल इस ये भी इज़हार हो गया कि जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कायम है बयानिया एक ही और वो नवाज शरीफ का बयानिया है। हमें तो इसके बारे में ना पहले शुबा था और ना अब शुबा है और ना मेरे इसमें अब उन्होंने कोई शुबा की गुंजाइश नहीं दी। बिल्कुल। और बुखारी साहब, अगर इख्तलाफात हो सकते हैं, आपकी राय हो सकती है कि इस मामले को कैसे देखा जाए, लेकिन ये बात जब क्लियर हो गई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हतमी डिसीजन लेना होता है तो फिर उसके बाद कोई बात रहती नहीं। लेकिन अब कीपिंग इट असाइड कि ये ठीक है मियां नवाज शरीफ साहब डिसाइड करने जा रहे हैं हर चीज़, आगे क्या होता देखते हैं आप? नून लीग आइंदा 2 साल इन तमाम केसेस के बावजूद जो कि उनके हक में आ रहे हैं, फैसले नहीं हो पा रहे या जो भी मामला हैं, आप क्या देखते हैं अगले 2 साल में क्या स्टांस हो सकता है? नून लीग का ज़्यादा एग्रेसिव या फिर 2 साल निकालने हैं बस? देखिए, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि वो जो मुफाहमत के नाम पर गाली देने की कोशिश की जा रही थी पार्टी को, वो तो वजाहत हो गई है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो चूंकि मज़ाहमत का है, इसलिए मरियम नवाज भी वही बात लेके आगे चल रही है। और अब तो शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीबन उसके साथ एग्री कर लिया है, तो वो जो एक डिवाइड का तासुर देने की कोशिश की जा रही थी वो तो हमें नहीं आ रही है। मेरा ख्याल से मुस्लिम लीग नून अब फिर कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से PDM को रीएक्टिवेट किया जाए और हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाए। और मुझे यूं लगता है कि ये भी मुमकिन है कि अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है जो उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि PDM को छोड़कर गलती हो गई है, वो इत्तेहाद की तरफ बढ़ते हैं, चाहे बेशक वो फॉर्मली ज्वाइन न करें PDM को, तो पंजाब में हुकूमत को गिराना तो बहुत आसान है। और अगर
पंजाब में हुकूमत गिरती है तो फिर सेंटर में भी हुकूमत करना मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से टारगेट यही रहेगा। लेकिन मीन टाइम हम देख रहे हैं पार्टी के अंदर से अगर आप सुने तो पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन की बात भी हो रही है और वहां पर इलेक्शन वगैरह करा के पार्टी के अंदर उसकी तंजीम नौ की बात भी हो रही है। मेरे ख्याल से ये काम करना चाहिए, इसलिए कि अगर थोड़ा वक्त हुकूमत के पास है या हुकूमत घर नहीं जाती है तो इसमें अगर अपनी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन तंजीम नौ का काम ये कर लें तो ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। बिल्कुल सही। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल सही बात की आपने। इनका जो रूल था कि डिवाइड एंड रूल करना है, वो शायद अब उसका बयानिया जो है वो गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है और नून लीग जो है वो हर ग्राउंड पर आकर खेल भी रही है, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट भी कर रही है। लेकिन फिर गवर्नमेंट की तरफ से हल्की सी ये बात आती है कितने दिन तक ये चीज चलेगी और उसके बाद फिर डिफरेंट बयान आना आगे देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि नून लीग और पीडीएम ने अपनी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में करनी है। लेकिन इसके अलावा एक मामला इंटरनेशनल में देखें तो फिर हजमियत का सामना करना पड़ा भारत को एक दफा फिर। बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो ऐसे कहते हैं ना कि थप्पड़ पड़ा है भारत को। वो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक क्लियरेंस आई, वो ऐसा था कि जी न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से भारत में एक प्रोपेगेंडा किया गया कि उसके ऊपर मोदी को दुनिया की आखिरी उम्मीद करार दिया गया और ऐसा टॉप 10 चलाया गया कि बाकी लोगों को लगा कि शायद ये वाकई न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी। लेकिन फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्लियर किया कि अगर आपने हकीकत में अपनी खबरें देखनी है ना तो ये लिंक दिया गया है, बाकी सब उनके हवाले से फेक न्यूज़ है। और ये फेक तरीके से स्क्रीनशॉट कह लें या तस्वीर कह लें जो है वो कैप्चर की गई और फिर उसको वायरल करके आपने मोदी सरकार को पता नहीं सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वो आप जैसे कहते हैं ना कि मुंह के बल आके एकदम से नीचे गिरे हैं। और जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी तो फिर जो जलालत का सामना करना पड़ा वो ना सिर्फ मोदी को करना पड़ा बल्कि पूरे इंडिया को ही सुबकी का सामना। बिल्कुल। और इसके साथ एक इसमें और भी एडिशन कर लें सुबकी के सामने में, जब जिसने बनाया था न्यूयॉर्क टाइम्स का एक फोटोशॉप करने की कोशिश की थी, उसमें जो सितंबर के स्पेलिंग थे ना वो भी गलत लिखे हुए थे, तो वो भी हाईलाइट हुए रेड में कि सितंबर को लिखा हुआ था सेप्टेम्बर। तो उसकी वजह से यहाँ तो आप सोचें अदालत में फॉन्ट्स पकड़े जाते हैं कि कौन सा फॉन्ट कौन से ईयर में था या नहीं नहीं आते और जिसने ये था फोटोशॉप करने की कोशिश। अच्छा, इसमें आप ये देखिए कि सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया कि गवर्नमेंट प्रो गवर्नमेंट ये प्रोपेगेंडा है जो किया गया और न्यूयॉर्क टाइम्स को इस्तेमाल किया गया। मुझे लगता है न्यूयॉर्क टाइम्स को ना इनको सू कर देना चाहिए, खिलाफ एक्चुअली केस करना चाहिए कि इतने बड़े अदारे का नाम उन्होंने कहा ये फेक है, लेकिन इसके पीछे जो इंटेंशन थी, क्योंकि भारत के अंदर बड़ी परेशानी है कि जो मोदी साहब जब गए ना अमेरिका ये यूएन के इजलास में, तो जो मीटिंग्स की हैं उन्हें कोई प्रोटोकॉल्स नहीं मिले हैं, उनको कोई खाने की दावत नहीं मिली है, कोई जलसे नहीं वो कर सके। तो उस बात पे भारत बड़ा परेशान था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी हम पता नहीं शाइनिंग इंडिया और हमने पता नहीं क्या करना है। हुआ ये कि अमेरिका में उनको कोई लिफ्ट हुई नहीं, उसकी वजह से उन्होंने भी फेक खबरें बनाना शुरू कर दी। और ऑब्वियसली एक भारत बड़ा मुल्क है, उसके लोग भी उतने ज्यादा हैं और सपोर्टर भी मोदी के हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने फेक न्यूज प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और ऐसे काम किए। अब ये जो है ना हेडलाइन देखिए, लास्ट एंड बेस्ट होप फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। अब टाइम्स स्क्वायर पर भी मोदी के खिलाफ जनूबी एशिया और इंडियन बिरादरी ने खुद जुलूस निकाला और कहा कि ये क्या मजाक है। इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि क्लैरिफिकेशन देने के बजाय ना ये कर देना चाहिए था कि हमने फनी न्यूज का एक कॉलम शुरू किया और उसमें हेडलाइन जो है वो ये है, क्योंकि ये फनी है सिर्फ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चलिए, एनीवेज ये होता है जब आप झूठ बोलते हैं, चाहे वो गोस्वामी हो भी सामना करना पड़ता है और चाहे वो मोदी हो या उनकी पार्टी हो तो उनको भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सच जो है हमेशा सच रहता है और झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के ऊपर जिसके हवाले से महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और हिंद और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इस वक्त समुद्री तूफान का ये मामला है, जिसके बायस कराची और शहर के जनूबी इलाकों में समुद्र से बादल भी बनकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से तेज बारिशें तूफान भी आ सकता है। रात गए ठट्ठा बदीन केटी बंदर पर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा और आज दोपहर से कराची शहर में भी तेज बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि इस पूरे सीजन में ये सबसे ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है, तो आप लोग प्लीज जरूर एहतियात करें। और सिर्फ बारिशें ही नहीं है, चूंकि समुद्री तूफान भी है, दर्जा हरारत जो है उसका जो जिक्र करें तो वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है फिलहाल, जो कि ज्यादा से ज्यादा 34 तक जा सकता है, लेकिन हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। और अभी जो रिसेंट अपडेट है वो भी शहर में, कराची शहर में हवाएं 18 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त सिचुएशन क्या है, अलर्ट के हवाले से क्या तैयारी की गई है गवर्नमेंट की जानिब से। हमारे साथ रबिया मौजूद है कराची से। रबिया, ये बताइएगा, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने वार्निंग तो जारी कर दी और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि तूफान है और समुद्र के ऊपर जो इस वक्त तूफान की वजह से तेज़ बारिशें भी मुतवक्के हैं शहरों में, कराची खुसूसन, क्या सिचुएशन है इस वक्त?
आज बिल्कुल बहरे अरब में मौजूद हवा का कम दबाव जो है वो साइक्लोन के बाद डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके बायस जो है वो समुद्री तूफान का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि समुद्री तूफान जो है वो अलबत्ता कराची से नहीं टकराएगा, लेकिन बलोचिस्तान जो है वो उसकी साहिली पट्टी से टकराने का इम्कान है। कराची में जो है वो तेज़ और तूफ़ानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दोपहर से जो है वो तेज़ बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। तेज़ हवाओं का सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि जब बारिशों का आगाज़ होगा उसके बाद जो है वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का खदशा है और उसके बाद जो है वो दरख्त गिरने, साइन बोर्ड्स गिरने और इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये कहा है कि तामीरात को नुकसान पहुँचने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि समंदर की तरफ से साइक्लोन बनने के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा तो हवा की जो रफ्तार है वो खासी तेज़ होगी। तेज़ बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है और उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि ना सिर्फ कराची के कुछ इलाके जो है वो ज़ेर आब आ सकते हैं, इसके अलावा सिंध में थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, दादू में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कराची में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से अलर्ट जो है वो कई रोज से अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं और ये 2 से 3 रोज से हम देख भी रहे हैं कि मुसलसल जो मेट ऑफिस है वो बता रहा है कि बारिशें होनी है, तूफानी बारिशें होनी है, वो बलूचिस्तान के साहिली पट्टी हो जहां समुद्री तूफान है या कराची और बदीन और ठट्ठा के इलाके हों। क्या कोई इंतजामात किए गए हैं? शहरियों को कुछ कहा गया है, कुछ हिदायत जारी की गई हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को महफूज रखना है, क्योंकि ये डिजास्टर्स सिचुएशन हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, खंबे गिर सकते हैं, दरख्त गिर सकते हैं, बिलबोर्ड गिर सकते हैं, खुदा ना खास्ता करंट लगने के वाकयात पेश आते हैं। तो क्या शहरियों को अलर्ट किया गया है कि आपने अपना ख्याल रखना है, ये हिदायत है, इनको फॉलो करना है? आज बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से तो अलर्ट जारी कर दिया गया है और मीडिया के थ्रू ही लोगों को तक ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि किस शिद्दत की जो है वो बारिशें मुतवक्का हैं। इसके अलावा अगर इंतज़ामिया की बात करें, हुकूमत की बात करें, ज़िले इंतज़ामिया की बात करें तो ऐसा कोई नहीं है कि जो है वो इलाकों में ऐलानात करवाए जा रहे हों कि जो इस तरीके की बारिशें हैं किस तरीके से बचना है। जो लोग जो हमने गुज़िश्ता उसमें भी देखा कि नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी के जो लोग हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं कि बारिशें होने वाली हैं, तो वो अपनी मदद आपके तहत ही इंतजाम कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई इस तरीके के इंतजाम नहीं किए गए। अलबत्ता केएमसी डीएमसी की जानिब से जो है वो सड़कों की सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो नाले जो है वो बारिश के बाद चौक हो जाते हैं उनकी सफाई मुकम्मल की जाए ताकि जो है वो पानी सड़कों पर जमा ना हो। लेकिन बाकी इंतजाम जो है वो शहरी अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने मीडिया के थ्रू जो है वो उनको अलर्ट जारी कर दिया है। माहिगीरों को ज़रूर अलर्ट जारी किया गया है कि क्योंकि समंदर में तुगयानी का खदशा है तो माहिगीरों को मना किया गया है कि वो आज से लेकर 3 अक्टूबर तक जो है वो समंदर का रुख ना करें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया रबिया, आपने बताया कि अलर्ट जारी है, तैयारी भी की गई है और इसके साथ सफाई काम भी है, लेकिन दूसरी जानिब लोगों को अपने एहतियात खुद भी करनी है, वो भी आप कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मामला ठीक है, लेकिन आइंदा चंद रोज़ मुश्किल हो सकते हैं, तो इसके लिए एहतियात जरूर। और आज दोपहर से ये बारिशों का सिलसिला जारी हो रहा है और आप देखिए कितना डिफिकल्ट होता है कि आपने वो सिनेरियोज पहले देखे हों और आपको ये कहा जाए कि इससे भी बुरी सिचुएशन हो सकती है, आपने खुद ख्याल रखना है। तो प्लीज़ कराची वालों अलर्ट रहना, अल्लाह ताला, और कराची वालों ही नहीं, ठट्ठा, बदीन, दादू और सिंध और खासतौर पर बलूचिस्तान का वो साहिली इलाका जहाँ समंदरी तूफान है, अल्लाह ताला इस तमाम बेल्ट के लोगों को महफूज रखे, जानो माल की हिफाजत रखे। बिल्कुल, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं। कोरोना के हवाले से कुछ अहम डिसीजन भी लिए गए हैं, क्योंकि कल कोरोना की वजह से 24 आवर्स में 39 जाने गई, एक दिन में 1742 नए केसेस रिपोर्ट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ दिन से मुतवातिर मस्बत केसेस की जो शरह है वो 4 से नीचे है और कल भी 3.30% रही थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि एनसीओसी ने कुछ रिविजिट की हैं अपनी डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस को, तो 40% वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल करने वाले 8 शहरों में बंदिशें कम करने का ऐलान कर दिया गया है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर और वजीर आज़म इमरान खान के मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये अनाउंस किया कि कोरोना के दौरान वबा के फैलाव को देखकर बंदिशें बढ़ाई या कम की हैं, क्योंकि हमेशा हम ये बात करते हैं कि फैक्ट्स और जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं उनको सामने रखकर डिसीजन लिए गए हैं। तो जिन 8 शहरों ने 40% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर ली है आबादी के अकॉर्डिंगली, वहां अब थोड़ी नरमी कर दी गई है और उन शहरों के लिए, उन शहरियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि सिनेमा घर खोले जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट साइड जो बिल्कुल बंद हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी, अब उसमें रिलैक्सेशन। बिल्कुल, और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जिन शहरों में 40% आबादी की वैक्सीनेशन होगी वहां हम बंदिशें मजीद भी कम करेंगे। तो फिर अब टारगेट यही होगा। और अभी जो 8 शहर हैं उनमें अगर हम बात करें तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मीरपुर, मुजफ्फराबाद,
गिलगित और स्कर्दू शामिल हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से तमाम इंडोर तकरीबात में 300 और आउटडोर होने वाली तकरीबात में 1000 तक अफराद को शिरकत की इजाज़त भी होगी, जबकि मज़ारात, दरगाहें, सिनेमा हॉल्स वैक्सीनेटेड शहरियों के लिए खोले जाएंगे और हफ्ते में 7 दिन रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स भी खुले रह सकते हैं। बिल्कुल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत 8 शहरों में सिनेमा घर तो खोल दिए गए हैं और फवाद चौधरी ने भी अपने ट्वीट में कहा कि पिंडी और इस्लामाबाद वालों को मुबारक हो कि सिनेमा घर खोलने का इजाज़तनामा जो है वो उनको मिल चुका है। अब बाकी जो शहर हैं और मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, जो बड़े शहर हैं जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, वो कहीं के भी हो सकते हैं, वो KPK, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, कहीं के भी हो सकते हैं, वो पीछे क्यों है इस रेस में? 40% क्या 50% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग जानी चाहिए ताकि हम रिलैक्सेशन जो है वो इंजॉय कर सकें। तमाम पाबंदियां जो हैं वो जब नरम होंगी तो आप यकीन जानिए कि जिंदगी का जो एक पूरा पहिया है वो बड़े स्मूथ तरीके से चलेगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपने नहीं भूलनी है कि इस वक्त डेंगू की जो वबा है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में हमने देखा है कि 24 घंटों में मुतादिद केसेस सामने आए हैं और इसकी वजह से मजीद मरीज़ बीमार भी हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। तो आपको एहतियात करनी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, स्प्रेस भी कर रही है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी लेके आ रही है, लेकिन घरों पर जा जाकर जो है वो इंस्पेक्शन भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ शहरियों को भी चाहिए, क्योंकि अब तो ये वबा बहुत पुरानी है और लोगों को ये मालूम है, तो आप खुद से एहतियात कीजिए। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम कोविड से निकलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और एकदम से डेंगू की वबा जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। तो प्लीज 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 अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और मेरी खुशी से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अब हम कौन सी खबर करने वाले हैं। हम वो खबर करने वाले हैं जिसके लिए हमने सोशल से लेकर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मुकदमा लड़ा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जो डिसीजन लिया था यहाँ पर टीम ना भेजने का वो गलत था और उस मौकिफ की तायद हुई है, बाकायदा माजरत की गई है और कहा गया है कि अगले साल हम जरूर पाकिस्तान विजिट करेंगे और सीरीज खेलेंगे इंशाल्लाह। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डेफिनेटली ये बहुत एक अच्छा इकदाम हुआ कि उन्होंने दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माफ़ी मांगी है। उनके चेयरमैन ने अगले साल 3 टेस्ट और 5 वनडे खेलने के लिए कहा कि वो पाकिस्तान भी आएंगे, यानी कि एक मुकम्मल दौरा होगा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और क्रिकेट फैन से हम माजरत खां हैं। और इसकी एक बड़ी वजह सीमर मुझे जो लग रही है कि वो ये थी कि ना इंग्लिश गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया, ना इंग्लिश प्लेयर्स ने उनको सपोर्ट किया, ना इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स थे उनको सपोर्ट किया इस डिसीजन में। तो इस वजह से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ऐसा था कि वो तनहा हो गया। वहां के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इस फॉर्मर क्रिकेटर्स उन्होंने तो कह दिया कि कर्ज अदा करने का वापस टाइम था, जो कि हम इंग्लैंड का जब दौरा करके वापस आए थे तो हमने बहुत बड़ा एक कदम उठाया था इंग्लैंड के लिए। तो उन्होंने कहा ये तो वापसी का टाइम था और आपने ऐसा किया। तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो आवाम है उसकी जो ख्वाहिशात थी, जो उसका हक था, वो उनको मिलने जा रहा है। आई थिंक चेयरमैन PCB नीडेड दिस। उनके ऊपर जितने चैलेंजेस एकदम से आ गए और जितनी बुरी खबरें आ रही थी इस हवाले से, सो उनके लिए ये एक अच्छी खबर भी है कि उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की। और कुछ लोग कह रहे थे कि उनको इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए अपने स्टेटमेंट्स में। बहरहाल जी वो सही साबित तो इस तरह से हो गया कि बाकायदा अपोलोजाइज किया गया और कहा गया कि हम सीरीज खेलेंगे, तो दैट वाज अ गुड थिंग। लेकिन अब वो अपनी ऑब्वियसली फेस सेविंग के लिए डिसीजन जो रीजनिंग है वो भी दे रहे हैं कि इंतहाई मुश्किल फैसला था, जहनी सेहत देखते हुए खिलाड़ियों की हमने ये डिसीजन लिया। जो मर्जी कह लें, आपने एडमिट कर लिया कि आपने गलत किया। हुई क्या थी, कहां से ये मामला आया एडमिट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एडमिट कर लिया कि दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, हमें नहीं कैंसिल करना चाहिए था, लेकिन अब टाइमलाइन को देखते हुए नेक्स्ट ईयर जो है वो अभी से कमिटमेंट कर लिया कि हम आएंगे। तो दैट वाज अ गुड थिंग जी। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर तो एंजॉय पाकिस्तान वैसे भी कर रहा है क्योंकि नेशनल T20 चल रहा है और उसमें वो मैचेस को तो एंजॉय कर रहा है। लेकिन वहीं पर जो रेजिग्नेशन आया कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वसीम खान का, वो काफी सवालिया निशान बना रहा और टॉप ट्रेंड भी बन रहा ट्विटर के ऊपर। अब उस ओहदे को भी खत्म किया जा रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव के, और अब कहा जा रहा है डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा जो है वो मुतारिफ करा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ वसीम खान के साथ साथ अब ये भी एक मामला आगे जो हमें देखने जा रहे हैं वो है कि जो वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है क्योंकि उसकी फाइनल डिसीजन होनी है और उस पर भी हम देखने जा रहे हैं कि उस पर बहुत से अहम नाम आजम खान, मोहम्मद हसनैन और शोएब मकसूद पर कहा जा रहा है कि शायद उनको ना सिलेक्ट किया जाए फाइनल लिस्ट में। और शोएब मलिक, फ़खर जमान और शाहनवाज धानी जो हैं उनको शायद जो है वो अब सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये प्रेशर इस वक्त सोशल मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तरफ से जो डाला गया था, लोग कह रहे थे कि आपने मतलब अगर आपने शाहनवाज धानी, शोएब मलिक, फ़खर जमान को T20 वर्ल्ड कप में नहीं लेके जा रहे हैं तो फिर इसकी कोई
वजह जो है वो बहुत सॉलिड होनी बहुत से चाहिए। फैंस तो ऐसे लग रहा है कि सपोर्ट प्रेशर कर आ रहे रहा थे, है। जो क्रिकेट फैंस हैं, अबूजर मौजम जो हमारे एंकर हैं उन समेत मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, कि इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि अच्छी बात है, रीविजिट कर लेना चाहिए अपनी पॉलिसीज को या सिलेक्शन को, ताकि जो बेहतर है वो कर सके। अब आप देखें कि एक तो परफॉर्मेंस भी सामने आ रही है उनकी, जो ऑलरेडी वो मैचेस खेल भी रहे हैं, दूसरा ये कि इतनी तनकीद की गई और वो उस तनकीद को पॉजिटिवली लिया गया और आप रिविजिट कर रहे हैं उस तमाम टीम को। लेकिन वहीं पर एक कंफ्यूजन भी है, क्योंकि आप क्लियर कुछ नहीं कर पा रहे, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि उन्होंने खेलना है नहीं खेलना। मेंटली प्रिपेयर करने के लिए आपको, मुझे लगता है, बहुत जल्दी ये अनाउंसमेंट अब कर बिल्कुल। फिर हम बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं उनकी राय इस हवाले से क्या है। आमिर नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले तो आपको भी मुबारक कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने माजरत भी कर ली और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम अगले साल पाकिस्तान आएंगे, हमारा फैसला जो था जो भी था अब हमने उसको रिव्यू किया है। कैसा देखते हैं आप इस पेशरफ्त को? हमारे देखिए जी, बहुत शुक्रिया इंग्लैंड वालों का, उन्होंने अपनी माफी को कबूल किया। कभी होता नहीं है क्रिकेट में ऐसे, जब आपको बड़ी कंट्री हो वो आपको छोटे कंट्री को ऐसे खत्म कर दें, और उन्होंने पूरा काम किया था पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने के लिए। बहरहाल मैं कहता हूँ उन्होंने माफी मांग रही है, जल्द अज जल्द इस फैसले को उन्होंने तस्लीम किया है, और मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है। बिल्कुल सही कहा आपने, पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है और पाकिस्तान के मौकिफ की भी जीत है कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। वो क्रिकेट हो या कोई भी एंटरटेनमेंट कल्चरल एक्टिविटीज हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। इंटरनेशनली मैं तो कहती हूँ इस मौकिफ की तायद हुई है। मैं कहता हूँ मैडम आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जैसे हमारी आर्म फोर्स ने जो PSL करवाया और जितने वेस्ट इंडीज आई है, जिम्बाब्वे आई है, ये भी तो टीमें आई है ना सर, तो उस वक्त कोई इशू नहीं था। मसला ये है कि हमारा जो PSL का जो हमने ब्रांड इधर किया था ना, उस वक्त से लोग इधर आगे खेल के जा चुके हैं वापस, उन्होंने अपना मौका वहां दिया, तो वहां पे तो ऐसा इशू कोई नहीं है। जिसकी बिना पे पाकिस्तान की जो क्रिकेट तबाह करने की साजिश थी वो खत्म हो गई। अब यही कहता हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड हमें आगे देखना चाहिए और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा मजबूत होकर आगे आना चाहिए, ताकि ये, और रमीज भाई सही कहते हैं कि आप टीम नंबर 1 बन जाओ तो आपके पीछे लोग खड़े हो जाए। इंशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है। और आमिर साहब, जैसे कि साउथ अफ्रीका का भी हम जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए, श्रीलंका का जिन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, आपने वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का जिक्र किया, ये तमाम वो टीमें थी जिनके प्लेयर्स यहाँ पे आए। अब तो इंग्लिश क्रिकेट की तरफ से भी बहुत से प्लेयर्स यहाँ पर PSL खेलते, उन्होंने बड़े तनकीद की। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, जर्नलिस्ट और इवन के क्रिकेट बोर्ड तो अलग है, गवर्नमेंट ने इस बात को सपोर्ट नहीं किया था उनकी। आप ये देखें, आप बोरिस जॉनसन ने अमेरिका में बैठ के कहा है कि हमसे ये गलत फैसला हो गया, हालांकि उन्होंने बोर्ड ने उनसे गवर्नमेंट से भी नहीं पूछा, क्योंकि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं और उनकी साबिक वुमेन क्रिकेटर्स हैं, देखें क्रिकेट एक जो है ना, ये खुशियों का पैगाम लेके आता है भाईजान। अब ये तो दुश्मनों को भी इकट्ठा कर देता है, जो दोस्त बैठे हो ना उनको भी इकट्ठा कर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी है, आपने सुबह गुड मॉर्निंग में अच्छा एक मैसेज देकर पाकिस्तान की जीत हुई है। मैं कहता हूँ जी, हम दुआ करेंगे पाकिस्तान का नाम रहे और पाकिस्तान की क्रिकेट चलती रहे। आमिर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं कहती हूँ दुश्मनों और जलने वालों का मुंह काला, जो चाहते थे कि इसको पॉलिटिक्स का भारत इसमें शामिल है जी, स्पेशली भारत ऑब्वियसली जो चाहता नहीं है कि पाकिस्तान में ये एक्टिविटीज हो। वहीं पर आगे एक और अहम मामला जिस पर आपका कमेंट लेना चाहेंगे, T20 वर्ल्ड कप और उस स्क्वाड का हिस्सा कौन होगा, ये सवाल फिर से खड़ा हो गया है, जो उठाया जा रहा है कि खिलाड़ी अब चेंज भी किए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो ऑलरेडी अनाउंस की गई है टीम, उसमें चेंजेस आनी चाहिए और चेंजेस आएंगे, टाइम है अभी? नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं क्रिकेट तजर्बा तो ये कहूँगा, जब ये टीम सेलेक्ट हुई थी ना, तभी इनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, इसमें चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम ये वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। देखिए एक बात मेरी सुनिए, इससे पहले जो सिलेक्टर था, जो भी कोच थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये हमें टीम बनाने की ये मुश्किल क्यों आई, यानी कि हम टीम बना के उसको तोड़ क्यों रहे हैं, ये भी एक बदनामी है। एक जो हमारा सिस्टम है उसको, इसका मतलब हम कामयाब नहीं कर रहे। आप ये देखें, हमने टीम बनाई, हमें क्या जरूरत पड़ गई, हम टीम को तोड़ के दोबारा इसको टीम को बनाया। नहीं देखें, चीफ सेलेक्टर तो वही है ना, मोहम्मद वसीम, और इसके साथ साथ रिव्यू का टाइम तो था। अभी तो उन्होंने एक टेंटेटिव टीम दी थी कि ये होगी और रिजर्व प्लेयर्स भी शामिल किए थे, और अब अगर उसको रिव्यू कर रहे हैं, कोई ऑफ द मतलब बोर्ड तो नहीं जा रहे। रिव्यू क्यों करें भाईजान, हम टीम ही ऐसी बनाए तो किसी को मौका ना मिले। बिल्कुल सही कहा, हमने पाकिस्तान की टीम बनानी है, कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं बनानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर साहब। जी कंप्लीट कीजिए बात। मैं कह रहा हूँ ये गली मोहल्ले की टीम है, पाकिस्तान की टीम नहीं। हम देखें, पहले जब मैं 93-4 में मैं ही जब खेलता था, वसीम अकरम या कोई अगर कप्तान होता था, वो एक टीम बनती थी और वो जीतती जाती थी। अब हमारे में ऐसे कोई स्टार ही नहीं है,
अब ये देखे ना, खुशदिल शाह, सोहेब मकसूद, आजम खान, ये क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, मगर क्या है अभी इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो T20 वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहा है इसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इन बच्चों को तो खुद शर्म आनी चाहिए कि हमारा वर्ल्ड कप में नाम आया हुआ है और हमें निकाला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनके ऊपर, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर देखें आप कर क्या रहे हो। बस बिल्कुल ठीक, आपने बात बिल्कुल सही की है आमिर नज़ीर साहब, आपका शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो फाइनल स्क्वाड होने जा रहा है डिसाइड, वो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा खेले और पाकिस्तान को खुशियां लेकर आए। अल्लाह करे जी चेंजेस हो जाएं, ये मैं दुआ कर रही हूँ बाकायदा। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब भी किसी को कहीं कोई मसला आता है या हुकूमती पॉलिसी से आप डिसएग्री करते हैं तो फिर प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो जाता है, और ये प्रोटेस्ट की वेव जो है पीक जो इसको दिया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही दिया जब वो खुद ऑपोजिशन। लेकिन आज अब प्रोटेस्ट करने वालों की सुनवाई नहीं होती है, ये सबसे बड़ी बिल्कुल ये बहुत बड़ा इशू है जी। और ऑल पाकिस्तान जुल्म ताजरान भी इस वक्त सरापा एहतजाज इस्लामाबाद में FBR के खिलाफ उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया है। ताजर रहमान का ये कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो लाया गया कानून है उसका खात्मा इंतहाई ज़रूरी है, वो उसको काला कानून कहते हैं। और उन्होंने कहा कि पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS डिवाइस लगाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। और इससे पहले हमने चंद दिन पहले जब बात की थी ताजरान से तो उन्होंने कहा था कि हमारे मुज़ाकरात हुए हैं और हम वक्त देते हैं। अब लगता है ऐसे है कि वक्त खत्म हो चुका है और अब ताजरान जो हैं और उनके दरमियान FBR के साथ जो मुज़ाकरात हुए नाकाम दिखाई देते हैं। लेकिन आइंदा का क्या लाहेमल है, क्या सिचुएशन है, वजूहात क्या हैं, क्यों मुज़ाकरात नाकाम हुए? अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अजमल बलोच साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है? ताजरान एक बार फिर सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, धरना देने की बात की जा रही है, मुजाहरे करने की बात की जा रही है, देख भी रहे हैं हम सिचुएशन, मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं। इशू क्या है इस वक्त? क्या गवर्नमेंट मान नहीं रही है? बात यह है कि कानून के खिलाफ हम सरापा एहतजाज है। और आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब ने भी यही काम किया था कि 17 दिन मुल्क में हड़ताल और मुजाहरे रहे थे। हम इनको समझा रहे हैं कि ये काले कानून हम पर लागू न करें, ये IMF का एजेंडा ताजरों पर न ठोसे। बराए मेहरबानी इस मुल्क के अखराजात कम करें, जब तक अखराजात कम नहीं करेंगे सिस्टम नहीं चलेगा। ये लोगों को जबरदस्ती ऑर्डिनेंस के लिए कौमी असेंबली का इजलास कल भी हो रहा था और ऑर्डिनेंस के जरिए आपने पुलिस के इख्तियारात FBR को दे दिए। तो भाई FBR पहले ही डाकू है, पहले ही चोर है, लोगों की जेबें काटते, आप फिर उसको पुलिस के इख्तियारात दे देंगे तो फिर वो क्या करेगा? मुझे तो समझ नहीं आती। हमारी हुकूमत 4-5 FBR के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, तब्दीली पे तब्दीली हो रही है, 3 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो चुके हैं। इतना कौन सा मसला है भाई? कोई हमारा कौमी असेंबली का मेंबर नहीं है जो हमारा वज़ीर खजाना बन सके और इस मुल्क को सही अच्छे मानों में चला सके, अखराजात कम करे, इनको मजबूर करे। ये जो प्रॉब्लम है, अब सेल टैक्स जो डिवाइस है, पॉइंट ऑफ सेल पे जो डिवाइस है वो भाई जी बताइए, पॉइंट ऑफ सेल पे डिवाइस आप क्यों लगाना चाहते हैं भाई? ये पढ़े लिखे नहीं है ताजर। FBR पहले ही इनको जाली नोटिस दे के ब्लैकमेल करता है। जब ये पॉइंट ऑफ सेल की मशीन लगेगी उस पर FBR का बंदा चोरी भी सिखाएगा, अपनी जेब भी भरेगा और कारोबारी आदमी को जलील करेगा। हम इनको कहते हैं जैसे असद उमर साहब ने फिक्स टैक्स लाया था, फिक्स टैक्स का कानून मौजूद है। शुरू में चंद दिनों में उन्होंने शुरू में जो मिनी बजट था उसमें फिक्स टैक्स ले आए थे। हम कहते हैं उस फिक्स टैक्स को लागू करें, पूरे मुल्क का ताजर टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे चोर टैक्स देने नहीं देता है। खुदा के लिए मेरी इससे जान छुड़ाएं। हम कल रात 12 बजे तक सरापा एहतजाज रहे हैं FBR के दरवाजे पे, लेकिन मुझे हैरानगी हुई कि कोई हुकूमती जिम्मेदार हमसे बात करने को तैयार नहीं है। एक तरफ कहते हैं ये मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, एक तरफ कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो चीजें हैं जिनको ठीक करना है, लेकिन ठीक करेगा कौन? अजमल साहब, मुझे तो हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं नजर आ रही है। सही अजमल साहब, एक बहुत बड़ा तबका है ताजर बरादरी, चाहे वो टैक्स पेयर्स के हवाले से हम देख लें या अपनी कम्युनिटी में पाकिस्तान में जो एक सेक्टर है, ये बहुत बड़ा तबका है। अब ऐसे में आपके बार बार FBR से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुतालबात आपके कोई इतने वो नहीं है कि माने नहीं जा सकते कि आप एक स्ट्रीमलाइन कर दें, एक सिस्टम बना दें, जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो कम कर दें ताकि चोर रास्ते के जरिए आपका टैक्स ना जाए बल्कि डायरेक्ट मुल्की खजाने में जाए। क्यों मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? एक पेज क्यों नहीं सामने आ रहा? मुझे असल बात यह है कि इस हुकूमत के पास कोई तजर्बा नहीं है।
इन्होंने पहले कोई हुकूमत नहीं की हुई है, इनको इल्म ही नहीं है कि हमने क्या करना है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब इनके जब थे, पिछली दफा जब शनाख्ती कार्ड की शर्त आई थी, उनको पता चल गया था पुराने सियासतदान से कि ये प्रॉब्लम है, उन्होंने बीच में आके ये मसला हल करवाया था। सही। अब कोई सियासतदान इनमें है ही नहीं है जो आके हमसे बात करे। सारे नए नए लोग हैं, सारे इंसाफ के चुने हुए, पता नहीं किसके साथ, अपने साथ इंसाफ नहीं कर सक रहे, ये दूसरों के साथ क्या करें। ठीक है, तो अजमल बलोच साहब, अब चूंकि इशू इस वक्त ये हमें नजर भी आ रहा है, एहतजाजी मुजाहरे हुए, कल FBI के साथ तमाम सिचुएशन हमने देखी कि नहीं मुज़ाकरा कामयाब हुए। FBI क्या कहता है? आपने तो जो कहा तो समझ में आ गया, आपको क्या कह रहे हैं FBI वाले? कुछ मानने को तैयार हैं, कुछ आपको फोर्स कर रहे हैं? इशू क्या कल हुआ जहां पर डेडलॉक का शिकार हो गए मुज़ाकरा? देखिए, FBI कहता है कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये सदारती आर्डिनेंस है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जेल टैक्स का कानून है, मैं इस बात को मानता हूँ कानून है, और भाई जिस पर आप अमल दरामद नहीं करा सकते उस कानून को क्या करना है आपने? बिल्कुल ठीक। आप लड़ाई करेंगे ताजरों के साथ, आप झगड़ा करेंगे ताजरों के साथ, आप जबरदस्ती करेंगे ताजरों के साथ, वही हाल होगा जो 17 दिन परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट का हुआ था। उसके बाद शौकत अजीज ने फैसला किया, हमें सेल्फ असेसमेंट स्कीम दी और महकमा को 8 साल के लिए हमसे दूर कर दिया। हर साल 3 गुना टैक्स ज्यादा आता था। इनको समझ नहीं आ रही। अच्छा, उसी पॉलिसी को पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने फॉलो किया, उसी पॉलिसी को नून लीग ने फॉलो किया था। इन्होंने आकर इतना गंद खोला है कि ये लड़ाई ही जारी है और कोई जगह ठीक नहीं हो रही है। महंगाई कहते हैं ताजरों की वजह से हो गई है, तो भाई चीनी 60 रुपए से 100 रुपए ताजरों ने की है, पेट्रोल 123 रुपए ताजरों ने किया है, डॉलर 170 रुपए ताजरों ने पहुंचा दिए। हमें तो समझ नहीं आ रही है इस गवर्नमेंट की ये कर क्या रही है। अगर इनसे नहीं हो रही तो ये माजरत करें लोगों से। ठीक है अजमल साहब, नहीं आपसे मुज़ाकरात किए जा रहे, ना ही आपको अकोमोडेट किया जा रहा है, तो आपका अगला लाइहा अमल क्या है? धरने की कॉल भी दी है ताजिर बरादरी ने? जी, हमने फैजाबाद में 19 अक्टूबर को धरना देने की कॉल की है पूरे मुल्क के ताजिर। जिस तरह कल भी पूरे मुल्क के ताजिर, तुरबत से लेके भावलपुर तक, कराची से लेकर आजाद कश्मीर तक, गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर वहाँ बैठे थे। आप अंदाजा लगाएं कि गवादर के ताजिर वहाँ पे कल शाह दस्तूर पर बैठे थे इंसाफ मांगने, और किसी सरकार के बंदे को ये जरा शर्म नहीं आई कि वो आके इनसे बात कर ले। बिल्कुल सही। मसला हल होना ना होना एक अलग बात है, बिल्कुल सही। आके बात करने को तैयार नहीं है। एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है, बात करनी चाहिए। अजमल बलोच साहब का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस मामले को बहुत ज्यादा देखेगी और इसका हल निकालेगी, क्योंकि हल निकालना इसलिए जरूरी है कि अगर ताजिर अपना काम करेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे और काम करेंगे, तो फिर मुल्क के जो पहिया है वो आगे जाएगा, मईशत आगे बढ़ेगी। अगर रुक जाएगी तो 17 दिन या एक दिन से भी अरबों रुपए का नुकसान होता है। 17 दिन या 20 दिन या महीना तो बहुत ज्यादा है, तो इसका गवर्नमेंट को देखना चाहिए। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है इस्लामाबाद में, वहां पर तमाम नशिस्त भी बैठी जाती है, तो इस पर बात हो और ये मामला हल किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट का मसला ये है कि जब तक सर से पानी ना गुजर जाए, जब तक पीक पर ना पहुंच जाए कोई प्रोटेस्ट या कोई चीज, तब तक उसकी सुनवाई नहीं होती। या तो बाय फोर्स रोक दो या फिर बात ही ना सुनो। और ऐसा ही हो रहा है कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ भी। मेडिकल स्टूडेंट्स में इसलिए कह रही हूं जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। FSC के बाद एंट्री टेस्ट का जो सवालिया निशान, जो नया एक पैटर्न बनाया गया है, उसके ऊपर सवालिया निशान जो डाला गया है, उसको उस मामले को हल नहीं किया जा रहा, ना इन बेचारों की सुनवाई की जा रही है। उल्टा इन स्टूडेंट्स के ऊपर कल रात को लाठीचार्ज किया गया, तशद्दुद किया गया, उन्हें डिस्पर्स करने के लिए पुलिस फोर्स इस्तेमाल की गई और उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बिल्कुल, गिरफ्तारियां भी लाई गई हैं, तो बहुत ही परेशानी की सिचुएशन है। इस वक्त हम बात करेंगे इरफान यूसुफ से, जो कि मेडिकल स्टूडेंट हैं, और इस वक्त उनसे जानेंगे इस वक्त सिचुएशन करंट क्या है, कहां पर बात पहुंची है। इरफान, आपका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये जो मामला इस वक्त हो रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, बड़ी गहरी नजर है सिचुएशन। आप क्या कह रहे हैं, क्या है इस वक्त, अब क्या डेडलॉक कहां पर हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी, हमें क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, कल रात चूंकि हम आज हमारा 8वां दिन है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो बेज़ाब्तगियां हैं और जो इस साल उन्होंने MD-CAT टेस्ट कंडक्ट किया, उसके अंदर जितनी फॉल्ट्स हैं, 2 लाख स्टूडेंट्स उससे मुतासर हुए। आउट ऑफ सिलेबस MCQs, इन्होंने जिस टैक्स कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो इस अहल ही नहीं है कि 2 लाख बच्चों का मुस्तकबिल उसके हाथ में दे दिया जाए। उनकी कीज के अंदर एरर्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स हैं, इस कदर एरर्स हैं कि टॉपर्स बच्चे, बोर्ड के टॉपर्स, O लेवल्स में जिन्होंने 8 एज लिए हैं, वो बच्चे फेल हो गए। और जब हमने 23 सितंबर से प्रोटेस्ट करना शुरू किया,
तब से उन्होंने पासिंग परसेंटेज बढ़ा दी है। हमारे पास रीचेक की फैसिलिटी नहीं है। जो बच्चा अपना टेस्ट रीचेक करना चाहता है, जो स्टूडेंट रीचेक जी इरफान, सिग्नल्स का इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। हम आप तक करेंगे और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पहले तो सवालिया निशान लगाया जाता कि पीएमसी इस तरह से एग्जाम ले क्यों रहा है, और फिर उसके बाद एग्जाम्स के बाद रीचेकिंग की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, बच्चे बेचारे परेशान है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। 2 लाख बच्चों के करियर का सवाल है। इरफान जी, आपकी आवाज़ कंटिन्यू कीजिएगा जी। तो इन्होंने 23 सितंबर को जब हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद इन्होंने पासिंग परसेंटेज बढ़ा दी। अब वो बच्चे जिन्होंने 23 सितंबर से पहले टेस्ट दिया, उनका क्या कसूर है? फिर डिफिकल्टी लेवल बच्चों को एक जैसा नहीं मिल रहा। उसके बाद किसी बच्चे को टेस्ट की तैयारी का ज्यादा टाइम मिला, किसी को कम मिला। पीएमसी के बायलॉज के अंदर लिखा है कि एक ही दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर टेस्ट होगा। इन्होंने 31 दिन पर मुहित टेस्ट की एक सीरीज रखी, 62 टेस्ट लिए। इनका टोटल क्वेश्चन बैंक, ये झूठ बोलते रहे कि 1 लाख क्वेश्चन का है। इनके टोटल क्वेश्चन बैंक जो लीक हो चुका है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है टेस्ट लेने की, वो 9000 क्वेश्चन का है। अब जिन बच्चों ने आज तक टेस्ट दिए हैं, और आज जो टेस्ट आखिरी टेस्ट है, आज जो आज टेस्ट देंगे, उनके पास सही बिल्कुल ठीक है। इरफान की बात जो है वो फिर से रुक गई, लेकिन बात समझ में आ रही है कि इस वक्त सिचुएशन है क्या, और नाज़रीन जो देख रहे हैं उन्हें भी बात समझ में आएगी कि अगर एक यूनिफॉर्म टेस्ट सिस्टम हो तो फिर आसानी होती है स्टूडेंट्स के लिए भी और जो एग्जामिनर बॉडी है उसके लिए भी। जी कंटिन्यू कीजिए, आप बात कर रहे थे। 3 दिन हम पीएमसी के बाहर प्रोटेस्ट दिए बैठे रहे। 3 दिन, चौथा दिन हमें यहाँ पर डी चौक पर है। जब हम पीएमसी से मायूस हो गए तो हमने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि आप हमें इंसाफ दें। पीएमसी एक फेडरल अदारा है और उसकी मैनेजमेंट बिल्कुल बेहिस हो चुकी है। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेडिकल स्टूडेंट्स, देखिए मेडिकल एंट्री टेस्ट वो देता है एमडी कैट जो टैलेंटेड बच्चा होता है। बिल्कुल सही। लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन टॉपर बच्चे टेस्ट देते हैं, और ये बोर्ड के टॉपर यहाँ पर बैठे हुए हैं। 8वां दिन है, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई वजीर, कोई मुशीर हमारे पास नहीं आया, बल्कि हम कल खुद शफकत महमूद साहब से टाइम लेकर उनके पास गए। उन्होंने कहा जी मेरा ये मैटर नहीं है। शेख रशीद साहब से मिले, उन्होंने कहा जी मेरा मैटर नहीं है, डॉक्टर फैसल सुल्तान से बात करेंगे। जब हमने कहा जी कि हम अपनी अर्जी लेकर वजीर आज़म हाउस के सामने जाना चाहते हैं, और हम 8 दिन से बैठे हैं, हम पुरअमन हैं, हम पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे हाथ में ना डंडा है। जब पुरअमन तरीके से आगे जाने लगे तो इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। हमारे दर्जनों साथियों को, स्टूडेंट्स को, जो इंतहाई अफसोसनाक बात। बात ये भी देखें बुजुर्ग, जो जिस तरह के स्टूडेंट्स को पकड़कर भी ले गए वो अंडर एज स्टूडेंट, दे नॉट इवन एडल्ट। लाइक एफएससी स्टूडेंट्स के बाद जब आपने एंट्री टेस्ट देना है तो आपकी एज क्या होगी? 17, 15, 16 साल, मतलब इसी के अंदर वेरी करता है। कोई इतने बड़े वो उस तरह से नहीं है। अच्छा इरफान, मुझे ये बताइएगा कि अब आपकी सुनवाई तो नहीं हो रही है। आपकी 2-4 लोगों से, हुकूमती ओहदेदारान से मुलाकात हुई जैसा आपने बताया, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारा मैटर नहीं है। अब आगे का क्या लाए? हमारे आज आखिरी टेस्ट हो रहा है और स्टूडेंट्स टेस्ट भी दे रहे हैं, मजबूर हैं क्योंकि वो अपना साल तो जाया नहीं करना चाहते। आपका आगे का लाया अमल क्या होगा? मैम हम इस हवाले से पुरज़म है कि जब तक वहाँ पर हैं, ऑब्वियसली जो सिचुएशन है और जो हमारे तक पहुँची हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि हम 24 घंटे का वक्त देते हैं। अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो हम मज़ीद इसमें शिद्दत लेके आएंगे। और ऑब्वियसली अगर उनके करियर का मामला है, 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, और फिर MCQs के हवाले से उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर करने होंगे, चाहे वो फैसल सुल्तान साहब या जिसका भी डिपार्टमेंट है वो उसको देखे। और PMC के अंदर जो इशू है कि दोबारा से रीटेस्ट हो, इसकी जो इनकी डिमांड है अगर वो पूरी नहीं होती तो एटलीस्ट इनको एक मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आ जाए, कुछ गिव एंड टेक हो। इस तरह से नहीं है कि आप उन्हें सुने ही ना और वहां पर मौजूद हो, और जब वो बात करना चाहें तो उनको डंडे बरसाए जाएं, उनको गिरफ्तार किया जाए। ये तो बहुत कुछ चाहिए जी, लेकिन गवर्नमेंट के बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हुए लगता नहीं है कि एग्जाम दोबारा कंडक्ट होगा, इसी से कंटिन्यू होगा और स्टूडेंट्स को इनकी बेसिस पर एडमिशन मिलेगा, ऐसा मैं फोर्स ही कर रही हूँ गवर्नमेंट का एटीट्यूड। लेट्स होप कि अच्छा हो जाए इस बारे में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मामला ज्यादा बिगड़े ना। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां पर बहुत से मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, एक और का सामना भी देखने में आया कल जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म खुद भी शामिल थे, उसकी सदारत कर रहे थे। और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर चाहे बहुत से इशूज़ थे जिनमें एक बहुत बड़ा इशू ये था कि वहाँ पर परवेज़ खटक साहब और दीगर मेंबरान नाराज़ दिखाई दिए, उन्होंने बहुत से शिकवे भी किए। आपको सबसे बड़ा इशू ये लगा? मुझे इशू ये लगा कि उस पार्लिमानी कमेटी में आवाम की बात नहीं हो रही थी, पीटीआई को इंटैक्ट रखने की बात हो रही थी। कभी परवेज़ खटक साहब को पर्सनली बुलाया जा रहा है, 22 लोगों को मनाया जा रहा है, उसके बाद 70 से 80 लोग करीबन उस पार्लिमानी कमेटी में शिरकत ही नहीं किए और फिर बात ही नहीं हुई है। तो ऐसा लग रहा है पीटीआई खुद डिवाइड होती हुई नजर आ रही है, जो हमेशा से ही था कि ग्रुपिज्म तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब वो इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मौजूद हों और लोग जो है वो वहां से गायब हो जाएं। तो फिर आपस के मसलों में वो जैसे कहते हैं ना कि हमें अपनी पड़ी हुई है, आवाम गवर्नेंस बाकी चीजों के ऊपर जो मेंबरान परेशान थे, जो नहीं आए, उनकी बेसिक वजह भी यही थी। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जाती, जो वज़रा हैं वो हमारे काम नहीं करते, जिससे लोग नाराज होते हैं और इसका इंपैक्ट जो है हमारे आइंदा आने वाले इलेक्शन में पड़ेगा। इस पर हम बात करेंगे। अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटरनल इशूज़ का सामना है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कल जो हुआ सबके सामने है कि लोग नाराज दिखाई दिए, इमरान खान साहब को मनाना पड़ा और उनको तसल्लियां देनी पड़ी। अच्छा, इमरान खान की जो पार्टी को इंटैक्ट रखने की और जो अरकान असेंबली को इकट्ठा रखने की और आगे लेकर लीड करने की जो सलाहियत है, उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आपके सामने है कि जहांगीर तरीन का एक बहुत बड़ा ग्रुप इमरान खान की गलतियों की वजह से इसके हाथ से निकल गया और अब सूरत हाल ये है कि वो जो जहांगीर तरीन के जो ग्रुप अलग है, वो 30-40 लोग हैं, वो जो है वो अगले इलेक्शन पे वो भी खतरे में है कि इमरान खान उन्हें वो टिकट देंगे या नहीं देंगे। और वो दूसरी तरफ खुद पीपल्स पार्टी की तरफ या नवाज शरीफ की तरफ भी देख रहे होंगे कि उन्हें टिकट मिलनी चाहिए। और मरियम नवाज जो है वो इसका इशारा भी कर चुकी हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग उनसे टिकट मांग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो अरकान असेंबली के मुतालबे हैं कि अपने हलके में अपने वोट बैंक को इकट्ठा रखना और अगले इलेक्शन के लिए वोट बैंक से वोट मांगना की जो टेक्निक है, उसके अंदर वहां पर जो डेवलपमेंट होनी है, वहां पर जो काम होने हैं, वो उसके लिए जो अरकान असेंबली लड़ाइयाँ लड़ते हैं उसमें इमरान खान तवज्जो नहीं देते। और इसलिए जो है वो अरकान असेंबली का प्रॉब्लम यह है कि अगर हल्के में उनकी मकबूलियत कम हो जाए और वो काम ना करा पाए तो उन्हें डर लगता है कि अगले इलेक्शन में वो हार जाएंगे। तो ये सारी जो तराकीब है, इसमें इमरान खान पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और इसका मेरा ख्याल है उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि जहांगीर तरीन खान ग्रुप जो नाराज हुआ था उसको तो समहाउ और दी अदर उन्होंने टैकल कर लिया, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते मजीद अरकान उनसे नाराज होते रहे। तो उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में बुलाकर कहा कि हम आपके मुज़ाकरात भी सुनेंगे, आपकी बातें भी मानेंगे, आप पार्लिमानी कमेटी में बैठे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब को अब ये रियलाइज हो गया है कि ही कैन नॉट लूज एनी मोर मेंबर्स, तो उनको थोड़ा सा मुफाहमत, थोड़ा सा लीनियंसी दिखानी पड़ेगी। सिविल में आपसे एग्री नहीं करता कि इमरान खान ने उनको टैकल कर लिया। देखिए, उनका एक नजीर चौहान जो है वो टैकल किया है इमरान खान ने, लेकिन वो तशद्दुद के जरिए वो मुकदमा बना के थाने में ले जाके थाने में ले जाके जमानत ना करा के, फिर दूसरा जो टैकल किया वो खुर्रम क्या नाम है, खुर्रम लगारी। अच्छा, खुर्रम लगारी पे भी मुकदमा बना के प्रेशराइज, तो ये जो इस तरह से आदमी पुराने स्टाइल जो होते थे पुराने स्टाइल में टैकल किया, लेकिन इस दफा ऐसे नहीं किया ना। देखो, पुराना हो या स्टाइल नया हो, जब एक आदमी को आप तशद्दुद के जरिए या उसकी इंसल्ट करके अपने साथ मिलाते हैं तो वो मिलाना और होता है, और एक मोहब्बत के साथ और रगबत के साथ मिलाना और लग रहा है कल वाला जो मनाना था वो मोहब्बत थी। अभी वो मनाया तो नहीं है, अभी तो ऐसे लग रहा है कि सिर्फ उन्होंने पार्लिमानी पार्टी में इजलास में बुलाया है, आइंदा तो मसाइल तो हल होने हैं, तो बात ही नहीं हुई है, उसके बाद इश्यूज तो अभी हल ही नहीं हुए ना, अभी तो उन्होंने बात करनी है। अगर पार्लिमानी पार्टी में जो है 60-70 लोग नहीं आए, क्योंकि सिविल आपने यही कहा ना जी जी, अगर 60-70 लोग नहीं आए तो ये बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि जो है इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग महज नाराजगी का इजहार कर रहे हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है। एक चीज अंजुम साहब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कोई अभी नई बात नहीं है, ये इशू इमरान खान साहब को पता होना चाहिए था कि बहुत 2 साल से मैं खबरें देख रहा हूँ कि बहुत से वुज़रा और इस इवन के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बात करते रहे कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, वुज़रा हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारे इशूज हल नहीं हो रहे, आवाम के पास जाके हमें परेशानी का सामना होता है, आइंदा इलेक्शन हम कैसे लड़ेंगे, हमें वोट नहीं मिलेगा। तो ये तो इदराक इमरान खान को होना चाहिए था। लेकिन इमरान खान, आप देखो, ये आप भी कह रहे हैं होना चाहिए था, लेकिन ये इदराक
इस इदराक का उन्होंने मुजाहरा नहीं किया। तो इसलिए अगले इलेक्शन में ये अरकान असेंबली जो इमरान खान के साथ है, उसमें जो मरीम नवाज कह रही हैं और जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि पीटीआई के कुछ लोग टूट के उनकी तरफ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो सच्चे हैं। इशारे किनारे मिल जाते हैं इस तरह के एक्शंस के बाद। आपको याद होगा केपी की जब विजिट किया था, बहुत से अरकान असेंबली गए ही नहीं थे प्राइम मिनिस्टर साहब के उस लंच में और डिनर में जो उन्होंने इंतखाब किया था। लेकिन एक चीज का इदराक उनको हो गया है, मुझे अंजुम रशीद साहब लगता है कि पहले जब वो तनकीद का निशाना बनाते थे हुकूमतों को सड़कों की तामीर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अब मुझे लग रहा है कि उसका इदराक हो गया है कि मुल्क की तरक्की के लिए, आपकी मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सड़कें बनाना बड़ा जरूरी है। लेकिन वहीं पर उन्होंने एक थोड़ा सा लुकमा ये दे दिया, दो बातें, सड़कें सस्ती होनी चाहिए। हाँ देखिए, दो बातें। एक तो जो कल की जो उनकी स्पीच है जिसपे उन्होंने कहा है कि तहरीके इंसाफ ने अभी जो सड़कें बनाई हैं वो 20 करोड़ रुपए फी किलोमीटर सस्ती बनाई है। जी। अब ये 20 करोड़ रुपए फी किलोमीटर सस्ती आज बनाई है और नवाज शरीफ ने 20 करोड़ रुपए महंगी आज से 8 साल पहले बनाई थी जब डॉलर की कीमत भी कम थी। तो ये 20 करोड़ नहीं है, ये 30-35 करोड़ है। तो अगर 30-35 करोड़ रुपए हर मील में से खाए गए हैं तो ये तो बड़ा गजब है। और ये तो उन्होंने कल कहा है कि जी हम इस पर एफआईए की इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे। लेकिन मामला ये देखिए, अगर इमरान खान जो है वो सच्चे हैं, यकीनन वो उन्होंने सबूत दिया सच्चे हैं। अगर एक सड़क से 1 किलोमीटर पे जो है जिसपे हजारों, लेकिन बात ये अंजुम साहब ऐसी बात थी 20 करोड़ अगर ऐसी बात वो ऐसी ही करते तो ये बहुत बड़ी करप्शन है। ठीक है, लेकिन ये बात होनी साबित तो बहुत जरूरी है ना, सिर्फ कहने से तो नहीं साबित हो जाता है। एफआईए ने भी इन्वेस्टिगेट करना है और आपको बाद में पता लगा कि किकबैक्स लिए गए या नहीं लिए गए, फिर क्वालिटी भी तो देखनी है। अगर सस्ती सड़क बना रहे हैं, ये पता लगे क्वालिटी भी बहुत गिरी हुई है, तो ये तो नहीं मेंटेनेंस। अच्छा, जिन्होंने करप्शन की होती है वो करप्शन बड़ी महारत के साथ और व्हाइट कॉलर क्राइम है आजकल का दौर में। देखे ना, एक तरफ जो जब कल ये कह रहे हैं फवाद चौधरी ने कहा कि जब पाकिस्तान में मोटरवे बन रही थी तो मोटरवे जो है वो कोरियन कंपनी बना रही थी, उसी वक्त जो है वो नवाज शरीफ जो है वो लंदन में फ्लैट खरीद रहे थे। लेकिन जो नायब अदालत ने नवाज शरीफ को सजा दी है 7 साल 6 साल, उस सजा के अंदर जो है वो उन्होंने कहा है कि ये साबित नहीं कर सके कि इन्होंने रिश्वत ली। अब रिश्वत का लेना, उसका सबूत, उसके बातें करना बड़ी आसान होती है अंजुम साहब, इल्जामात लगाना बड़े आसान होते हैं, लेकिन साबित करना इज अनदर थिंग। लेकिन बात यह है कि जो इमरान खान का पूरा इलेक्शन कैंपेन थी, जिस बुनियाद पे वो इलेक्शन जीते, उनका एक ही नारा था कि नवाज शरीफ करप्ट है, इस करप्शन की वजह से मुल्क पीछे रह गया है, मुल्क में गुर्बत आ गई है, वो करप्शन को खत्म करेंगे, मेरिट लाएंगे, कानून की बालादस्ती करेंगे और मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, अब भी वो इसी नैरेटिव पे अगला इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं। तो आज भी इन्होंने जो ये 20 करोड़ रुपए फी किलोमीटर की बात की है, वो अपने अगले ये बात प्रूव करना बड़ा जरूरी है। लोग अब चाहते हैं वो पता लगे करप्शन के पैसे जो आने थे वो आए हैं या नहीं आए हैं। ये कहना कि आ जाएंगे माफिया, ये इनफ नहीं होगा। इसके साथ एक चीज कि परवेज रशीद साहब ने इस हवाले से बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि हमने सस्ती तो बनाई है या नहीं बनाई है, ये सस्ती बना रहे हैं, लेकिन क्वालिटी आप देख लेंगे बीआरटी कितनी महंगी थी जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने पीटीआई में बनाई। और फिर उन्होंने कंपैरिजन भी किया कि जो नून लीग की गवर्नमेंट ने जो बसेस बनाई हैं और उसका जो कीमत है और बीआरटी की, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी और साथ कीमत भी। आपने पता क्या बात की है, परवेज रशीद ने बहुत गलत बात की है कि भाई हम अगर हम चोर हैं, हमने 20 करोड़ रुपए फी किलोमीटर खाए हैं तो आपने भी तो खाए हैं। नहीं, साहब ये गलत बात, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अच्छा आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं तो अपनी तहकीकात क्यों नहीं करानी? एक ही बात, परवेज रशीद ने यही कहा कि अगर हमने खाए हैं तो आपने भी तो बीआरटी में खाए, मगर ये कोई जवाब नहीं है भाई। लेकिन देखिए, अगर बीआरटी में करप्शन हुई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी करप्शन जायज नहीं, तो बीआरटी की करप्शन निकालनी किसने है? वो जब नून लीग या पीपल्स पार्टी की कोई और गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो निकालेगी। अपनी गवर्नमेंट में तो अपनी कोई भी नहीं निकालता, तो निकाल ले, आज तो जवाब देना। और अब देख, इन्होंने देखो ये बात तो अगर 20 किलोमीटर इन्होंने सस्ती बनाई है तो फिर नवाज शरीफ ने करप्शन तो की है। अब आप ये प्रूव नहीं हुआ ना, ये प्रूव तो नहीं हुआ ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ये अलग बात पर यकीन कर लें, आप सिर्फ उनकी बात पर यकीन, अदालत में एविडेंस इसका देना पड़ेगा। 20 करोड़ रुपए किससे पकड़े, पकड़ने का एविडेंस नहीं है, लेकिन ये एक करप्शन है कि इन्होंने 20 करोड़ महंगी अगर ये साबित हो जाए, अगर बहुत बड़ा अगर है यहाँ पर, अगर अदालत में ये सबूत दे देंगे तो हम ये बात मान लेंगे। आप फिलहाल प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मानिए जो अवाम ने मानी भी और 2018 में उन्हें मुंतखब भी किया। एक और बात
जो बड़ी स्ट्रांग वो करते थे कि मेरे पास 200 माहिर मौशियात हैं, मेरे पास इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, फाइनेंस के लोग मौजूद हैं जो चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमने ओवर द 3 ईयर देखा कि पुराने लोगों को ही यूज़ किया जा रहा, पुराने लोगों को ही सामने लाया जा रहा। अब फिर से चूंकि अक्टूबर मिड में टाइम खत्म हो जाएगा 6 मंथ्स का, जो अभी वजीर खजाना है शौकत तरीन, अब उनको या तो सेनेटर बनाना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा जो पहले हुआ। अब डिसीजन ले लिया जी कि हम इनको सेनेटर बनाएंगे, ये अब्दुल हफीज शेख वाला हाल तो नहीं होगा। अच्छा नहीं, एक बात तो ये बात तो तय है कि इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले ये कहा था कि मेरे पास इकोनॉमिस्ट मौजूद है, लेकिन तैयारी नहीं की थी। हुकूमत के आने के बाद का मुझे तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। हाँ। और इतने लॉसेज हैं, तो इसका मतलब ये कि इमरान खान ने तैयारी नहीं की थी, ये बड़ी ज्यादती की थी इमरान खान ने। तैयारी के बगैर हुकूमत में आना ये जुर्म है, ये इस कौम के साथ ज्यादती है, और यही वजह है कि आज तक जो है वो महंगाई में इजाफा हो रहा है, लोगों मैनेज नहीं हो रही चीजें, गवर्नेंस नहीं हो रही। दूसरी बात, अच्छा एक बात जो है कि जब इन्होंने कानून पास किया था कि जो 6 महीने से ज्यादा हलफ नहीं उठाएगा, तो इन्होंने तो आइन में है ना, इसहाक डार को बना दिया उन्होंने। सेनेट से आउट करके ये सुना गया था कि शौकत तरीन को लाना चाहते हैं, लेकिन अब सुना है कि शौकत तरीन को ये खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन जितवाएंगे। मतलब इसहाक डार वाली सीट अभी क्योंकि वो इंप्लीमेंटेशन नहीं ना हो सकी अभी, तो आइन में वो तो लाना चाहते हैं, क्योंकि आइन में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई हल्फ ना उठाए तो जितनी देर मर्जी ना उठाए तो इशू नहीं। अब शौकत तरीन साहब को मिनिस्टर तो बनाना ना, वो तो मजबूरी है। हाँ, वो 6 महीने पूरे हो जाएंगे, अक्टूबर में हो रहे हैं पूरे। जी जी, अक्टूबर मिड में पूरे हो रहे हैं जी। और अंजुम साहब, खैबर पख्तूनख्वा का आपने जिक्र किया, तो उनका इजी वे आउट मिल गया उनको, क्या खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन है कि वो जीत जाए? कल की एक बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मरियम नवाज ने कल अपने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा है कि मियां नवाज शरीफ को दिसंबर में आना चाहिए। और इससे पहले आपको याद होगा कि जावेद लतीफ भी कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ आएंगे। अच्छा, अब एक और बात बताना चाह रहा हूं कि नवाज शरीफ ने भी जो है लंदन में बयान दिया है कि वो मशरूत मुफाहमत कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है? दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है। उसकी वजह जो मेरी सेंस कह रही है कि नवाज शरीफ ये क्यों कह रहे हैं, नवाज शरीफ इसलिए कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है। अच्छा। और पाकिस्तान बहुत दबाव में होगा और यूरोप की तरफ से भी बहुत दबाव में होगा, तो शायद इस रियासत की जरूरत बन जाए कि इमरान खान की जगह अगले इलेक्शन मतलब एब्सोल्युटली नॉट। अगर इमरान खान से मैंने कहा है तो फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ को ला रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ जरूरत बन जाएगा, जरूरत इसी तरह बनती है, नहीं करेगी, लेकिन नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, एक ऑप्शन पैदा, ऐसा नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट कहे कि नवाज को लिया बिलावल को लिया, एक ऑप्शन पैदा हो जाएगा कि अमेरिकी दबाव में जो है वो इस मुल्क में नवाज शरीफ को इक़्तिदार में मिले। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो मर्जी कर रहे हैं, उसके दबाव में हमारी आवाम नहीं आने वाली। आवाम को तो अपना रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आवाम को गवर्नेंस चाहिए। अगर पीटीआई ने डिलीवर कर दी तो 2023 में वो फेवरेट रहेंगे, और अगर डिलीवर ना कर पाई तो फिर आवाम जो है वो अपना फैसला खुद करेगी। लेकिन नवाज शरीफ तो ये कहते हैं ना कि जो इलेक्शन में जो लोग वोट डालते हैं वो वोट का एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता, कुछ उसमें हेराफेरी होती है, तो वो हेराफेरी की बात दूर करने के लिए शायद रियासत की भी मजबूरी बन जाए कि नवाज शरीफ को लाया जाए, लेकिन रियासत की मजबूरी नवाज शरीफ भी हो सकती है। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर लें, नवाज शरीफ साहब तो खुद नहीं आ रहे हैं, तो बीमार हैं, तो रियासत तो कहती है वापस आए, उनकी तो जमानत का टाइम भी खत्म हो चुका है, आपको तो पता है ना। नवाज शरीफ खुद नहीं आ रहे, आप तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो बीमार नहीं है, वो ठीक है, वो आने का इंतजार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसा साजगार माहौल हो कि वो आए और वजीर आजम बन जाए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सेकंड बेस्ट ऑप्शन वो बन सकते हैं अगर, और रियासत जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाह सकती है कि एक और ऑप्शन दी जाए। अच्छा, अभी मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है इंटरनेशनल सादिक और अमीन होने के बाद, तो थोड़ा सा उनको लग रहा है कि वो विक्ट्री ग्राउंड पर खेल रही है। तो इस तरह की स्टेटमेंट एक और बात भी है कि मुस्लिम लीग नून को बहुत बूस्ट मिला है जो लंदन में उनकी हिमायत में फैसला हुआ है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में जो मुकदमे चल रहे हैं उसका उस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं, इंपैक्ट पड़ता है, उसकी जैसे मॉरल विक्ट्री हो जाती है, एक आदमी तो आदमी है ना। और फिर इंटरनेशनल इदारे की क्रेडिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान से ज्यादा, यहाँ पर तो कहते हैं ना पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की अदालतों से क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, अमेरिकी और यूरोपियन और खासतौर पर लंदन की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा। लंदन रियल है ना भाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट हमने लंदन से लिया है, हाईकोर्ट जो कानूनी पाकिस्तान में हाईकोर्ट गोरे ने बनाया था, मुगलों ने नहीं बनाया था, पाकिस्तान में इदारे उन्होंने बनाए थे, तो वो आइडियल तो है ना। जी बिल्कुल ठीक है। अंजुम रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
विधायक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम आपस में डिसाइड कर रहे थे कि किसने वापस आना है और फिर प्रोड्यूसर साहब एकदम से बोले कि आ गए हैं, आप जो मर्जी आ जाए। तो फिर हमने जो कर लेते हैं जी, पंजाब की बात करते हैं और पंजाब में लाहौर की बात करते हैं, जहां पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बहुत से प्रोजेक्ट्स को हेड कर रहे हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जिनको तकमील से ट्रैफिक के मामला भी हल होंगे। कहीं सेहत में जो एक बेड बनाया जा रहा है फिरोजपुर रोड के ऊपर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल, उससे जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को थोड़ा सा अकोमोडेशन मिलेगी। ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। तो ये पूरा सिनेरियो जो है वो इस वक्त एक तरफ, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ लाहौरिये ये भी शिकायत करते हैं कि हमें निगलेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ। और इसी वजह से अब ये जो प्रोजेक्ट्स है बड़ी तेजी से शुरू किए गए और अब इनके हवाले से कहा जा रहा है कि काम भी बड़ी तेजी से जारी है। गुलाब देवी, शेरावाला गेट, शाकाम चौक और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल है, फिर दीगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाहौर में इस वक्त शुरू किए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा चंद महीनों में मजीद भी प्रोजेक्ट शुरू होंगे। और जो असल इशू ये है कि जब प्रोजेक्ट शुरू हो तो जो डेडलाइन दी जाए वो वही हो जो कि एक्चुअली डेडलाइन दी गई थी। ये ना हो कि डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड होती जाए, जो कि हमने देखा कि फिरदौस मार्केट जब अंडरपास बना तो उसके हवाले से बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है कि कोरोना के दिनों में ऑल्दो के लॉकडाउन भी रहा है, लेकिन फिर भी 6 से 7 महीने लगे उस अंडरपास के बनने में। उस अंडरपास के बनने में आपको ये भी याद होगा कि इनॉग्रेशन कितनी दफा पोस्टपोन की गया, बार-बार डेट एक्सटेंड कर दी जाती रही। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुर्रा नायाब, जो हमें अपडेट करेंगे इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर। दुर्रा नायाब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लाहौर में इस वक्त जो पंजाब हुकूमत के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि आवाम की शिकायत के बाद उन तमाम में एक स्पीड आ गई है, पेशरफ्त नजर आ रही है। आपके पास क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत पंजाब और ओवरऑल जो सियासी माहौल है लाहौर शहर की डेवलपमेंट में बहुत तवज्जो दे रहा है, फोकस कर रहा है। लाहौर शहर के अंदर जो इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट है, शाकाम फ्लाईओवर की बात करें, शेरावाला गेट मनसूबे की बात कर लें या बात करें गुलाब देवी अंडरपास की, अब दिनों के अंदर इसकी प्रोग्रेस नज़र आ रही है और हर हफ्ते इसके अंदर डेवलपमेंट नज़र आती है। बल्कि कल तो वज़ीर आला पंजाब खुद भी मौका पर आए और आके खुद भी हैरान हुए कि इतनी तेज़ी के साथ बिफोर टाइम जो है वो अंडरपास की छत डाल दी गई है, जबकि इसका टाइम जो कंप्लीशन का है वो 22 फरवरी 2022 है। लेकिन उससे पहले तेज़ी के साथ काम करना, मट्टी निकाल के उसकी बैरल को क्लियर करना, और ये भी कल DGLD की तरफ से ब्रीफिंग दी गई है कि नवंबर में इस अंडरपास को मुतवक्के तौर पे खोल दिया जाएगा और बिफोर टाइम इसको खोलना ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि आपने देखा कि फिरदौस मार्केट में कुछ मुश्किलात आई, 4 माह का मनसूबा 6 माह पे चला गया, लेकिन यहाँ पे अब मनसूबा जो 8 माह का था वो 6 माह पे आ रहा है वापस। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत तवज्जो दे रही है, पहले से एक्सटेंडेड डेट बता दी गई थी ताकि तनकीद ना की जाए। नहीं, ये फिरोजपुर रोड बहुत बिजी रोड है और इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत हैवी कैपेसिटी है। यहाँ पे 5 लाख गाड़ियों का डेली गुजर होता है और यहाँ पे मुमकिन ही नहीं है कि आप इतनी जल्दी प्रोग्रेस दिखा सकें और इतनी लंबी डेट्स दें। तो रियलिटी पे देखा जाए तो इस वक्त फिरोजपुर रोड पे जो ट्रैफिक का इज़्दिहाम है, आप देखें इस वक्त ट्रैफिक काम जो साथ साथ चल रहा है उसके साथ भी बड़ा मुश्किल है ट्रैफिक को कैटर करना। ठीक है, लेकिन काम हो रहा है, काम हो रहा है। दुर्रा नायाब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि काम हो रहा है और तेजी से हो रहा है, चाहे वो गुलाब देवी हॉस्पिटल के अंडरपास के हवाले से बात है या फिर शाकाम या फिर शेरावाला गेट और फिर हॉस्पिटल के ऊपर और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी तेजी आनी चाहिए, बड़ा जरूरी है। दुर्रा नायाब हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ हम ज्वाइन करेंगे हमें DG LDA कुछ देर में, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि LDA के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि किस तरह से टाइमली इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है। और जो LDA का बैकग्राउंड है लाहौरी, उससे बड़े खुश भी रहे हैं। लाहौर के बड़े बड़े जो फ्लाईओवर्स हैं, अंडरपासेस हैं, बड़े टाइमली मैनर के अंदर वो कंप्लीट किए गए हैं और वही सेम प्रैक्टिस जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है अभी भी कि डिलीवर किया जाए, क्वालिटी वर्क किया जाए और टाइमली कंप्लीट किया जाए। जैसे दुर्रा नायाब बता रहे थे कि वी हैव सो बिजी रोड्स, इतना ट्रैफिक लोड होता है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं कि फॉर अ लॉन्गर रन आप किसी चौक को, किसी ट्रैफिक को ब्लॉक करके बंद करके वहां पर तामीराती काम महीनों तक जारी। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि शेरावाला गेट के हवाले से इसलिए बात जरूरी है कि वहां पर बहुत ज्यादा क्राउडेड जगह है और वहां पर तेजी से काम होना, लोगों की भी जरूरत है। DG LDA अहमद अजीज तारड़ साहब हमारे साथ हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। उनका शुक्रिया जी अहमद अजीज तारड़ साहब आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि लाहौर में जो इस वक्त जारी प्रोजेक्ट्स हैं, जो अंडरपासेस या फिर ब्रिजेस, ये बताइएगा कि किस तरह से उस पर काम हो रहा है, जो डेडलाइन दी गई है क्या वो मुकम्मल हो जाएगी? क्या आप मुतमईन हैं अब तक जो काम तेजी से जारी है? जी, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम LDA को भी करवा रही है। एक ये स्टेशन, रेलवे स्टेशन में ऑस्ट्रेलिया चौक है, वहाँ से शुरू होकर शेरावाला गेट तक एक फ्लाईओवर बनेगा और उसके नीचे पुराना जो सीवरेज सिस्टम है उस इलाके का वो भी ठीक होगा। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर 35% से ज़्यादा काम हो चुका है। इसकी डेडलाइन 18 मार्च की है, लेकिन ये प्रोजेक्ट उससे पहले चला।
सही। दूसरा प्रोजेक्ट जो मेगा प्रोजेक्ट है ये फिरोजपुर रोड के ऊपर है। ये गुलाब देवी हॉस्पिटल के सामने एक अंडरपास बना रहे हैं और जो आगे रेलवे लाइन के ऊपर पुल है जो फ्लाईओवर है जी। उसके साथ 2 एडिशनल लेन्स ऐड कर रहे हैं। तो ये अंडरपास की जो छत है वो भी डाल दी है। कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अचानक इस मौके का दौरा भी किया था तो वो भी काम की रफ्तार से मुतमिन थे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की भी डेडलाइन जो है वो 18 फरवरी है, लेकिन ये अंडरपास इंशाल्लाह नवंबर के आखिरी हफ्ते में खोल देंगे। अच्छा। और जो अगला जो फ्लाईओवर वाला हिस्सा है वो जनवरी के कोई पहले 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल इंशाल्लाह हो जाएगा। बिल्कुल सही। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट जी तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ये साउथ ऑफ लाहौर में है। ये जो डिफेंस रोड है और नहर के संगम के ऊपर एक चौक बनता है जिसको शाकाम चौक। जी। उस इलाके में बहुत ज्यादा ट्रैफिक फंसी थी तो वहाँ पे फ्लाईओवर बना रहे हैं और डिफेंस रोड को 2 रोया कर रहे हैं। इसके अलावा वो जो पटियाला ट्रेन है नहर के ऊपर छोटे छोटे काफी सारे ब्रिज भी बनेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम काफी तेजी से जारी है। इसकी भी डेडलाइन जो है वो 19 मार्च है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह फरवरी के अंदर मुकम्मल। बड़ी जबरदस्त बात है जी तारड़ साहब। ये वो प्रोजेक्ट्स जो कभी डिले का शिकार हुआ करते थे, अब तीनों मेन प्रोजेक्ट जो है वो आपने कहा टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। गुड लक फॉर दैट। नो डाउट कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को अगर टाइमली कंप्लीट कर लिया जाएगा तो लाहौर वाले भी बड़ा खुश हो जाएंगे और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के क्रेडिट में ये बात आ जाएगी कि टाइमली मैनर में आपने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए। थैंक यू वेरी मच अहमद अजीज तारड़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने कहा है क्लेम किया